नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे। आज आपसे दो बातें करनी है। मेरे कुछ किसी एक बहुत विद्वान सब्सक्राइबर ने मुझसे प्रश्न किया है कि आखिर मैम संस्कृत हम पढ़ें क्यों पढ़ना है संस्कृत, हमको किस लिए हमें पढ़ाई जा रही है संस्कृत। और उन्होंने संस्कृत के बारे में वे सारी बातें कही जो उन्होंने शायद अपने घर वालों से सुनी होंगी या किसी अन्य से सुनी होंगी कि संस्कृत तो मृत भाषा है, इसका कोई उपयोग नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए और अपने विचार आप तक पहुंचाने के लिए मैंने आज इस वीडियो का सहारा लिया है। तो सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि संस्कृत हम पढ़ें उसके पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। सभी अध्यापकों का कर्तव्य है, मैं भी अध्यापिका हूँ, सभी अध्यापकों का कर्तव्य है कि 5वीं 6ठी क्लास में जब छात्र आते हैं और संस्कृत पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस तरह का विचार विमर्श चलता है, तो उन्हें ये कुछ बातें छात्रों के साथ अवश्य शेयर करनी चाहिए। और 9वीं कक्षा में जब वे विषय चुनते हैं तब तो उनको और भी मजबूती से ये सारी बातें समझाई जानी चाहिए। संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ें कि वह एक बहुत प्राचीन भाषा है। संस्कृत इसलिए पढ़ें कि उसमें प्राचीनता का अद्भुत महत्व है। क्यों? आपको पता है, किसी भी भाषा को साहित्य के लायक बनने में, किसी भाषा में साहित्य की रचना हो, इसके लिए उस भाषा को हजारों सालों की यात्रा करनी पड़ती है, तब वह इस लायक होती है कि उसमें साहित्य की रचना हो। जब बहुत बड़ी आबादी उसको बोलने लगती है, उसका व्याकरण बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें भावों को प्रकट करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तभी उसमें साहित्य रचना संभव हो पाती है। आपको पता है ना, हमारे देश में ही ना जाने कितनी बोलियां और भाषाएं बोली जा रही हैं, लेकिन हर भाषा का अपना साहित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास यात्रा में अभी वह पीछे है। उसमें ऐसे मूर्धन्य विद्वान नहीं हुए जो उस भाषा के व्याकरण को ऐसा सम्मत बना पाते, ऐसा उस भाषा को ऐसा सुदृढ़ आधार दे पाते, और ना इतनी बड़ी भूभाग में और इतनी बड़ी जनसंख्या उसको बोलती है कि उसमें साहित्य रचना हो सके। तो अगर इस संस्कृत में लिखित साहित्य, जैसा कि वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ विश्व का माना जाता है, ऐसा दुनिया के सभी भाषा वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, वो उसका समय लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व है। लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि कोई ऐसा आधार अभी नहीं मिला है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है कुछ। तो लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व उसका काल माना जाता है जब उसकी रचना की गई थी। तो आप सोचिए, जब 4000 साल, 4.5 साल, 5000 साल पहले ऋग्वेद की रचना की गई, तो संस्कृत कब से बोली जा रही थी? कम से कम 2-3 हजार साल पहले तो बोली जा रही होगी ना, तभी तो वो इस लायक हुई कि उसमें साहित्य रचा जाए। और वो भी क्योंकि उस समय लेखन प्रणाली का, लेखन साधनों का अभाव था, तो केवल कंठस्थ करके लोगों ने उसको याद रखा। कुछ ही लोग होते थे जो भोजपत्रों पर या किसी कपड़े पर या कहीं लिखते थे, उसको ग्रंथ बनाते थे, उनको सिलते थे और सुरक्षित रखते थे, जिनको याद करने की क्षमता, इसीलिए उस समय मनुष्य में वैसे भी स्मरण शक्ति ईश्वर ने अद्भुत दी है। वह बहुत कुछ याद रखता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं कितने मजे में याद रहती हैं। कैसे कैसे गाने और रैप सॉन्ग आप लोग याद कर लेते हैं। तो जिसकी जो जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ रुचि हो, उसे याद करने, कंठस्थ करने में कोई बाधा नहीं पड़ती है। तो ज्ञानियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने और संस्कृत के प्रशंसकों ने अपनी भाषा को, के ग्रंथों को कंठस्थ करके अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। तो ये बात तो हुई इसकी प्राचीनता की। दूसरी बात ये, दुनिया के सारे भाषा वैज्ञानिक स्वीकार कर चुके हैं कि धरती पर बोली जाने वाली ना जाने कितनी भाषाएं हैं जिनका ओरिजिन, जिनका आरंभ संस्कृत भाषा से ही हुआ है। बहुत सारे संस्कृत भाषा के शब्द अभी भी अन्य भाषाओं में मिलते हैं। काल के हिसाब से, देश के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से भाषाओं में अंतर आता चला जाता है। जैसे नदी प्रवाहित होती रहती है, जब वह हिमालय से निकलती है उसके जल का स्वाद कुछ और होता है, और जब सागर में मिलती है तब कुछ और। उसी तरह भाषा का भी विकास यात्रा भाषा की भी चलती है और शब्द बिल्कुल बदलते चले जाते हैं। आप अपने देश में ही देखिए ना, संस्कृत से ही तो हिंदी बनी है। संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली और फिर हिंदी, ये कुछ इसी तरह का है शायद। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये वाली रही है, ये वाली धारा रही है, और इस तरह से हिंदी बनी है। संस्कृत से हिंदी बनी है। तो फिर अंग्रेजी भी मूल रूप से संस्कृत से ही विकसित हुई है। जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ये सब भाषाएं अंग्रेजी से ही विकसित हुई हैं। तो जिस भाषा को विश्व के इतने बड़े भूभाग में बोला जाता था, जिसमें उस साहित्य को रचा गया जिसको पढ़ने के लिए दुनिया के अनेक विद्वानों ने संस्कृत सीखी, जिससे मूल रूप में वो उन ग्रंथों को पढ़ सकें,
जिसमें हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, न केवल वेद बल्कि उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, न जाने कितना ज्ञान का भंडार उनमें भरा हुआ है। न जाने कितनी रोचक कहानियां, नाटक, उपन्यास उस भाषा में लिखे गए हैं, जिनको पढ़िए तो आप आनंद के सागर में गोते लगाने लग जाएंगे। न जाने कितनी रोचक कहानियां। बेताल पच्चीसी का नाम सुना है? वह मूल रूप से संस्कृत में ही लिखी गई है। कथा सरित सागर, पंचतंत्रम, सुभाषितों का तो अद्भुत संग्रह है संस्कृत भाषा। देखा जाए तो हमें नैतिक शिक्षा देने का जो काम संस्कृत भाषा करती है, वो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दूसरी भाषाएं नहीं करती हैं, लेकिन संस्कृत हमें मातृवत और पितृवत सही मार्ग दिखाने का कार्य करती है। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, निरंतर उन सूक्तियों, श्लोकों, सुभाषितों को पढ़ते रहते हैं, उनका मानसिक रूप से एक विकास अलग ही प्रकार से होता है। उनमें नैतिकता, और इस तरह से देखा जाए तो नैतिकता भी, सज्जनता, शालीनता का विकास अवश्य होता है। वे छात्र जो संस्कृत पढ़ते रहते हैं निरंतर, वे इस विश्व के, इस दुनिया के रहवासी होते हुए भी वे अन्य से अलग होते हैं। तो संस्कृत अध्यापकों का ये दायित्व है कि वे सारी बातें छात्रों को समझाई जाएं। और संस्कृत का व्याकरण जो अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन सारे विद्वानों ने जो संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया है और व्याकरण के नियमों को इस प्रकार का बनाया है, सूत्र प्रणाली जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले, वे भी मात कर जाएं इसके सामने। अगर अध्यापक स्वाध्याय करके दोबारा उन पाणिनि के उन सूत्रों को पढ़ें और उनको कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप करें उनके बारे में, जैसे कि मैं अपने YouTube चैनल पर जो वीडियो प्रस्तुत करती हूँ, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, वाच्य, मैंने उन सब के बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूले बना दिए, ट्रिक्स बना दिए। क्योंकि पाणिनि के सूत्र अब 10वीं के 13-14 साल के बच्चे को समझ में नहीं आता है, जबकि उसे और भी बहुत सारे विषय पढ़ने हैं। संस्कृत पाठशालाओं में तो छात्र संस्कृत ही पढ़ रहे थे, इसलिए वो सूत्र प्रणाली से और पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़कर उस व्याकरण से परिचित होते थे। पर अभी तो छात्रों को बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि संस्कृत को रोट लर्निंग से अलग करें। संस्कृत रटंत विद्या नहीं है। ये जो गलत धारणा बन गई है, पेरेंट्स भी बच्चों से कहते हैं अरे रट रट के रूप रटते रहे हम, तो वो समय अब चला गया। अब रूप रटने का समय नहीं है। रूप को इस प्रकार समझकर याद करना है कि उनका प्रयोग करने में आसानी हो सके। और छात्रों को आप ये विश्वास दिलाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत तो बहुत सरल, वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मत भाषा है, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। उसमें कहीं कोई एक्सेप्शंस नहीं है। नियम ऐसे हैं जो बहुत सरलता से समझ में आते हैं, और जब उनको बच्चों को समझ में आ जाता है और संधि के नियम और उच्चारण स्थान के नियम की सहायता से वे सब कुछ जान जाते हैं, और जब वे ये भी जानते हैं कि जब समास करते हैं, समास विच्छेद करते हैं या समास समस्त पद बनाते हैं, तो कैसे संधि भी उसके पीछे पीछे चलती है, तो देखिए बच्चों के चेहरे पे क्या चमक आ जाती है। जब एक ही सिटिंग में 5 लकार के रूप ट्रिक से याद कर लेते हैं और उसका बहुत सरलता से और सफलता से प्रयोग भी करने लगते हैं, तो देखिए उनके चेहरे पे क्या आनंद आता है। उन्हें सुंदर सुभाषित और श्लोक गाकर याद कराइए। गीता के श्लोक अनुष्टुप छंद में गाकर याद कराइए। आपके 9वीं 10वीं में कक्षा में किताबों में जो कविताएं हैं, शुचि पर्यावरणम, गीतिका छंद है, गाकर याद कराइए। देखिए क्लास में बच्चे कितना आनंद लेते हैं, और जितना आनंददायक अध्यापक इस विषय को बना देंगे, छात्र उतना ही अधिक पढ़ेंगे। और मुझे भरोसा है पूरी तरह की, जो ये छात्र संस्कृत अब आजकल पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेटिव संस्कृत, जब वे बड़े होंगे तो कभी अपने संतानों से, अपने बच्चों से ये नहीं कहेंगे कि संस्कृत क्यों पढ़ना, है ना। वो ये नहीं कहेंगे कि संस्कृत क्यों पढ़ना, वे कहेंगे संस्कृत पढ़िए। और जब अब हमारी सरकार ने भी त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज वाली जो स्कीम लागू करी है, तो अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के साथ संस्कृत तो फिर पढ़ना ही चाहिए। सारी स्टेट बोर्ड्स को पूरे देश में संस्कृत के लिए यह फॉर्मूला लागू होना ही चाहिए कि अपनी मातृभाषा पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए और संस्कृत भी पढ़िए। क्योंकि संस्कृत पढ़ने से हिंदी तो अपने आप ही आ जाती है। सारी वर्णमाला और उच्चारण क्रम तो वही है ना हिंदी का भी। मैं इस समय ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, बेंगलोर के, धनबाद के, दक्षिण भारत के भी मेरे छात्र हैं। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हिंदी भी समझ रहे हैं सब आराम से। तो देखिए राष्ट्रीय एकता के लिए कितना अच्छा काम करेगी हमारी संस्कृत भाषा, है ना। तो इस तरह से संस्कृत को पढ़िए, पढ़ाइए, और इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दीजिए। ये अपने मन में प्रश्न उठने ही मत दीजिए कि भला मैं संस्कृत क्यों पढ़ूं, बल्कि यह धारणा मन में लाइए कि हाँ, मुझे संस्कृत पढ़नी है, सीखनी है। तो आशा है आपको मेरे विचार कुछ ठीक लगे होंगे, और अध्यापकों से भी मेरा निवेदन है कि छात्रों तक इसे आगे पहुंचाएं। संस्कृत
आनंद लेकर पढ़ाएं और बच्चों को भी खूब आनंद लेने दें। नमस्कार।